अस्पताल की ठंडी फीकी रोशनी में डॉक्टर मेहता के मोबाइल की घंटी बजी। नर्स की कांपती आवाज़ को सुनते ही उनका दिल धड़क उठा। वो बिना समय गंवाए वार्ड नंबर 18 की ओर भागे। वार्ड के बाहर काफ़ी भीड़ जमा थी और अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थी। उन चीखों को सुन उनका दिल और भी तेज़ी से धड़कने लगा। वो भीड़ को धक्का देते हुए जब अंदर पहुँचे तो उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वो 13 साल की लड़की जिसे कुछ ही दिन पहले भर्ती किया गया था, अब वो अपने बिस्तर पर खड़ी थी। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी और डरावनी हो चुकी थी। उसका शरीर अजीब तरह से काँप रहा था और जिस सलाइन से उसे दवाई दी जा रही थी उसी नली से अब खून उल्टा बहने लगा था। सलाइन की बोतल धीरे धीरे लाल हो गई और फिर अचानक लड़की की आंखों की पुतलियाँ सफ़ेद होकर पीछे चली गई। एक भयानक चीख के साथ उसने सिर को पीछे झटका और वो हवा में उठने लगी। यह नज़ारा देख वार्ड के अंदर रुके अस्पताल के कर्मचारी दौड़ते हुए बाहर निकले। वहाँ अचानक से भगदड़ मच गई। उसके साथ खड़े उसके माता पिता पहले तो उसे संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लड़की हवा में लटकने लगी वो रोते हुए डर के मारे पीछे हो गए। तभी उस लड़की के शरीर से निकलता खून तेजी से सलाइन की बोतल में उबलने लगा। कुछ ही क्षणों में बोतल खोलते हुए खून से भर गई और फिर बोतल धमाके के साथ फट गई और लड़की झटके से बिस्तर पर गिर पड़ी। कमरे में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मेहता का पूरा गला सूख चुका था, शरीर काँप रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा खौफनाक नज़ारा नहीं देखा था। देखते ही देखते अस्पताल के सारे मरीज भाग गए और कर्मचारी भी उस वार्ड से दूरी बनाए हुए थे, सिवाय डॉक्टर मेहता के। अब डॉक्टर मेहता को इस अस्पताल में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे। इससे पहले वो मुंबई के एक बड़े अस्पताल में काम करते थे, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा डरावना नज़ारा नहीं देखा था। जिस चीज़ को वो सिर्फ एक कल्पना या झूठ समझते थे, आज उस घटना को उन्होंने अपने सामने होते देखा था। और इसमें कोई शक नहीं था कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वो अविश्वसनीय और उनकी समझ के परे था। और इस तरह की अलौकिक शक्तियों का उन्हें कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करें। जब अस्पताल के बाकी लोगों से बात की तो सबने यही सुझाव दिया कि इस विषय के लिए किसी जानकार व्यक्ति को ही बुलाएं। और फिर किसी ने उन्हें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट राजेश का नाम बताया। डॉक्टर मेहता ने तुरंत राजेश को कॉल किया और उसे बुला लिया। जब राजेश अस्पताल में आया तो उसने देखा कि अस्पताल काफ़ी हद तक खाली हो चुका था। उस लड़की के माता पिता को छोड़ उस वार्ड के आसपास कोई नहीं था। अस्पताल के कर्मचारी भी उस वार्ड से काफ़ी दूरी पर खड़े थे। डॉक्टर मेहता ने राजेश को वो पूरी बात बताई जो उन्होंने देखी थी। उसके बाद राजेश उस वार्ड के अंदर गया। वार्ड के अंदर बिस्तर पर वो लड़की बेहोश पड़ी थी। दीवारों पर गिरे खून के धब्बे अब भी साफ साफ नजर आ रहे थे। शायद से डर के मारे अस्पताल का कोई भी कर्मचारी उसे साफ करने नहीं आया था। हालांकि उस लड़की को अब नई सलाइन की बोतल लगाई हुई थी, जो कि डॉक्टर मेहता ने लगाई थी। बिस्तर के पास उस लड़की के माता पिता डर के मारे सिकुड़कर बैठे हुए थे। अब उनके पहरावे को देख समझ आ रहा था कि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होगी, और ऊपर से अपनी लड़की को ऐसी हालत में देख वो रोए जा रहे थे। क्या इस लड़की को अब तक होश आया? राजेश ने डॉक्टर से पूछा। नहीं, तब से लड़की बेहोश ही है। राजेश उस लड़की के नज़दीक गया। उसने देखा कि उसके नाखून काले पड़ चुके थे, गले पर लाल रंग के अजीब से निशान थे और शरीर पूरी तरह से ठंडा था। राजेश ने इशारे से डॉक्टर मेहता को इन निशानों के बारे में पूछा ताकि वह जान सके कि यह किसी बीमारी के कारण है या किसी तरह के जादू टोने के कारण। लेकिन डॉक्टर मेहता को उन निशानों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था।
इससे क्या हुआ था? राजेश ने उस लड़की के पिता से सवाल पूछा। इसे बस मामूली बुखार ही था। क्या घर पर भी इसने ऐसी ही कोई अजीब हरकत की थी? जी नहीं, घर पर वो अच्छी थी, सिर्फ धूप लगने के कारण उसकी तबीयत खराब थी, उसे कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए हमने कल शाम को ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था और फिर आज दोपहर को वो इस तरह से करने लगी। राजेश को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या होगा? पहले तो उसे लगा कि शायद उस लड़की पर किसी तरह का काला जादू किया होगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि कोई कमरे के बाहर से अंदर झांक रहा है और जैसे ही राजेश ने पीछे पलट कर देखा तो भागने लगा। राजेश उठकर कमरे के बाहर गया। उसने देखा एक छोटी लड़की की परछाई एक बंद पड़े दरवाजे के सामने खड़ी थी। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला। उस दरवाजे के पीछे एक बड़ी ही भयानक काली परछाई थी और वो लड़की उस काली परछाई के अंदर समा गई। राजेश और जानने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी धड़ाम से दरवाज़ा बंद हुआ और राजेश की आँख खुल गई। वार्ड के अंदर के सारे लोग राजेश को असमंजस में देख रहे थे। शायद जब उसकी आंखें बंद थी तो वो कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा होगा, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने कुर्सी से उठा और कमरे के बाहर आ गया। उस गलियारे के आखिरी छोर पर वही दरवाज़ा था जिसे उसने अभी अभी देखा था। हालांकि उस दरवाजे के ऊपर अब एक बड़ा सा ताला था। राजेश उस दरवाजे के पास गया। इस दरवाजे के पीछे क्या है? जी, नीचे जाने का रास्ता है, वहाँ खड़े कंपाउंडर ने कहा। और क्या है नीचे? अस्पताल के पुराने वार्ड है, लेकिन सालों से बंद है वो। अब तो सिर्फ कबाड़ी रखा है वहाँ। खोलो उसे। राजेश के ऑर्डर पर उस कंपाउंडर ने पहले तो डॉक्टर मेहता को देखा और जब डॉक्टर ने उसे खोलने का इशारा किया तो वो ऑफिस से चाबी ढूंढ कर लाया और दरवाज़ा खोल दिया। राजेश उस दरवाजे के मुहाने पर खड़ा था। वहाँ नीचे जाने की सीढ़ियाँ थीं और सीढ़ियों के बाद कई सारे कमरों का एक गलियारा था। क्या अंदर लाइट है? लाइट तो है, लेकिन कितने चालू है पता नहीं, क्योंकि कोई जाता नहीं ना वहाँ, कंपाउंडर ने बोर्ड के पास जाते हुए कहा और नीचे के गलियारे की सारी लाइट शुरू की। गलियारे के अंदर से लाइट की हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी। शायद से वहाँ पर कुछ ही लाइट चालू हुए थे। राजेश ने नीचे जाने से पहले कहा, किसी भी तरह की आवाज़ आए तो भी मेरे पीछे मत आना, और हाँ, दरवाज़ा खुला ही रखना। फिर राजेश सीढ़ियों से नीचे गया। वहाँ सिर्फ 2 ही ट्यूबलाइट चालू थी, एक सीढ़ियों के पास वाली और दूसरी उस गलियारे के बीचों बीच वाली, जिससे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी फैली हुई थी। अब नीचे का गलियारा ऊपर के गलियारे जैसा ही था। वहाँ उसी कतार में कई सारे कमरे थे, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो उसके कदमों की आहट को सुन सब खामोश हो गए हों। राजेश कुछ देर वही सीढ़ियों के पास खड़ा रहा। उसने पूरे इलाके का जायजा लिया। वहाँ एक ही कतार में लगभग 6 कमरे थे और हर कमरे के दरवाजे को ताले लगे हुए थे। राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उस खाली गलियारे में उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक बीच वाली ट्यूबलाइट चालू बंद होने लगी। आगे के कमरे एक सेकंड के लिए दिखते और फिर अंधेरे में खो जाते। अब राजेश के पास अपना मोबाइल था, इसलिए उसने उसकी टॉर्च ऑन की, लेकिन उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी कि वो उस पूरे गलियारे को उजाले से भर दे। हालांकि तब भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो पहले कमरे के पास से गुजरा। मोबाइल की टॉर्च यहाँ वहाँ घुमाता हुआ वो हर तरफ देखने लगा और अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा।
राजेश तेजी से पलटा। चालू बंद होती लाइट की रोशनी में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो मोबाइल की टॉर्च यहाँ वहाँ घुमाने लगा और फिर उसकी नज़र पहले वार्ड के दरवाजे पर गई, जिसका ताला अब खुला हुआ था और वो हिल रहा था। राजेश को इस बात की उम्मीद पहले से ही थी। वो यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को पहले ही महसूस कर चुका था। वो जान चुका था कि कोई डरावनी शक्ति यहाँ राज करती है और वो उसे देख रही है। हालांकि वो बिना डरे वही खड़ा रहा। तभी पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वो छोटी लड़की गलियारे के आखिरी कमरे की दीवार के पास खड़ी थी, डरी और सहमी हुई सी। और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी गर्द काले रंग की परछाई थी। उस परछाई ने अपने काले लंबे हाथ उस लड़की के कंधे पर इस कदर रख दिए थे जैसे वो उसे जाने से रोक रही हो। राजेश उस काली परछाई को देख इतना समझ गया कि वो कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि किसी तरह की अलग ही अलौकिक शक्ति है जिसने उस लड़की की आत्मा को अपने वश में कर रखा है और वो उसे जाने से रोक रही है। राजेश कुछ मंत्र पढ़ता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उस आखिरी कमरे का दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे से उल्टे तरीके से रेंगती हुई एक लड़की बाहर निकली। उसके हाथ पैर टेढ़े थे, गर्दन एक तरफ पूरी तरह से झुकी हुई थी, आंखें पूरी तरह से सफ़ेद और मुंह खून से सना था। राजेश उसे देखते ही रुक गया। वह जानता था कि वो काली परछाई उसे वही रोकना चाहती है और वो उसके यहाँ आने से नाराज़ है, जिस वजह से वो उसे चोट पहुंचा सकती है। अब राजेश बिना उस शक्ति को जाने उसके नज़दीक नहीं जा सकता था, इसलिए वो कुछ कदम पीछे हटा। लेकिन उस कमरे से जो लड़की रेंगती हुई बाहर निकली थी वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश थोड़ा और पीछे हटने लगा, लेकिन फिर वो लड़की एक अजीब सी आवाज़ करती हुई गुस्से से उसकी ओर तेज़ी से बढ़ने लगी। अब राजेश बिना तैयारी के उस शक्ति से नहीं टकराना चाहता था, इसलिए वो तेज़ी से पीछे हटा और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। अब आखिर अस्पताल के उस कमरे में क्या है? वो कौन सी शक्ति है जिसने उस लड़की की आत्मा को कैद कर रखा है? और आखिर उस लड़की को उस शक्ति से बचाने का कौन सा तरीका है? और इसके लिए कितना समय बचा है? अब आपके मन में आ रहे इन सारे सवालों का जवाब राजेश अगली कहानी में ढूंढेगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में।